Now what is the decomposition here? So decomposition is the breaking of relation into the smaller sub relation is called decomposition, or you can say decomposition is required in DBMS to convert a relation into specific normal form which further reduces, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म का काम क्या बताया था मैंने, इट रिड्यूस द रिडंडेंसी, एनोमलाइज प्रॉब्लम जितनी थी दैट इज अपडेट इंसर्ट एंड डिलीट एनोमलाइज, जो 3 टाइप्स के एनोमलाइज हमने पढ़ी थी उनको रिमूव करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल किया था। नाउ जो हमारा तोड़ने का तरीका या ब्रेकिंग ऑफ द बिगर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग दीज टेबल्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द लॉसलेस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द लॉसी डिकम्पोजिशन। तो लॉसलेस एंड लॉसी डिकम्पोजिशन क्या होता है वो हमें देखना है। तो दैट इज नथिंग बट हियर नाउ, तो यहाँ पे 2 तरीके का डिकम्पोजिशन है, लॉसलेस एंड लॉसी। द लॉसलेस और लॉसी यहाँ पर एक एक करके देखेंगे कि लॉसलेस का मतलब क्या है। नाम से ही लग रहा है कि अगर हमारे तोड़ने के बाद भी डेटा में कोई चेंजेस ना आए, जो भी हमारी ओरिजिनल टेबल थी वही आ जाए, तो वो कहलाता है लॉसलेस। अगर कुछ फ़र्क आता है तो हम उसे बोलते हैं लॉसी। तो दैट इज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉसलेस क्या है, कंसीडर देयर इज़ अ रिलेशन आर विच इज़ डिकम्पोज इनटू द सब रिलेशन। ओके, आई विल डू हियर कि लेट्स टेक द, यहाँ पर एक आर है हमारे पास और इसको मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में ब्रेक किया, दैट इज़ R1 एंड R2। ये इसको डिकम्पोज कर दिया, मैंने 2 नई टेबल बनाई एंड आफ्टर न्यू टेबल अगेन मैंने इनको ज्वाइन करा। आई मीन देखिए यहाँ पे ये जो आर हुआ वो हुआ हमारा डिकम्पोज प्रोसेस। डिकम्पोज का मतलब आर को मैंने R1 एंड R2 में ब्रेक किया, लेकिन हमने ब्रेक ऐसे करना है कि हमारा डेटा लॉस ना हो, तब तो वो कहलाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे लॉसलेस कहलाएगा डिकम्पोजिशन। अब मैंने क्या किया, जो हमने ब्रेक किया था, किसी ने कहा जरा इन्हें जोड़ो और वापस ओरिजिनल टेबल अगर हमें मिल जाती है, मीन्स ये जो प्रोसेस हुआ ये ज्वाइन हुआ, डिकम्पोज हुआ एंड दिस वन ज्वाइन कहलाया। तो ज्वाइन करने के बाद अगर मुझे आर जो ओरिजिनली था अगर वही मुझे मिल गया तो हम कहेंगे कि दिस वन इज़ द लॉसलेस। अगर हमें ये नहीं मिला तो हम कहेंगे लॉसी, आई मीन डेटा हमारा कुछ लॉस हो गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉसलेस एंड लॉसी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज अगर आपने बहुत सारे टुकड़े बनाए R1 R2 RN, देन इन सभी का आप क्या करें, यूनियन लें। आई मीन फिर से आपने कंबाइन किया, ज्वाइन किया, और अगर मुझे ये फिर से वापस मिल गया, आई मीन आई हैव टेकन हियर ओनली 2 R1 R2, यहाँ पे एज अ फॉर्मूला यू कैन सी हियर सो मैनी breaks, या you can say so many relations are given here after breaking the table. Then again if I join this, then it will get we get the R. So that is called the lossless. Let's take the one example here. तो यहाँ पे हमारा जो है आएगा, यहाँ पे देखिए एक टेबल है, आप देख सकते हो यहाँ पर ABC एक टेबल है, यहाँ पे इसमें कुछ डेटा है और यहाँ पे R को ब्रेक किया गया, तो इसके 2 पार्ट बनाए। आई मीन आई विल शो वंस अगेन यहाँ पे कि A में देखिए 1 2 3 है, B में 2 5 3 है एंड C में 1 3 3 है। इसको आपने ब्रेक किया, R1 में हमारे पास A और B एट्रीब्यूट है एंड R2 में B एंड C एट्रीब्यूट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो AB है और ये रहा BC, इन दोनों का हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया, इफ़ आई गेट द सेम थिंग देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड द लॉसलेस। बट आई विल टेल माई सेल्फ, यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या किया। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट। कि यहाँ पे देखिए सपोज मैंने यहाँ पे R लिया, R में मैंने यहाँ पर ये है मान लीजिए ABC, यही ले लेते हैं। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड है हमारे पास 1 2 है, ये है मान लीजिए 3 5 है, ये A और B है यहाँ पे। लेट्स टेक यहाँ पे, तो अब हमने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया R1 में और ये रहा R2 में। R1 में हमने लिया तो यहाँ पर देखिए R1 का जो डेटा मैं लेने जा रही हूँ उसमें मैंने केवल AB रखा
और यहाँ पे मैंने रखा BC रखा, 2 ले लिया। देन अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये देखिए यहाँ पे A और B आया, तो A और B का डेटा क्या 1 और 2 है, यहाँ पे है 3 5, और अगेन मैंने यहाँ पे लिखा B एंड C, तो B का डेटा ये है दैट इज़ 3 एंड 5, देन दिस इज़ द A एंड B यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा R1 और R2। अब मैं क्या करूँ, इनको कंबाइन करूँ। R1 R2 का जब मैंने यूनियन लिया, आई विल राइट द फॉर्मूला, R1 यूनियन R2 किया, मैंने ज्वाइन किया, तो ये R आना चाहिए। अगर R आएगा तो कैसे आएगा, अब देखो इसमें A और B है, इसमें BC है, तो इसका मतलब है कि मुझे जो टेबल अब बनानी है वो केवल 3 लोगों के लिए बनानी है, A B एंड C, क्योंकि B तो रिपीटेड है। अब देखो दोनों R1 R2 में एक कॉमन कॉलम था, दैट इज B, तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ अच्छा काम हो जाएगा कि जब 1 A का डेटा B पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो 1 जो है 3 के पास गया, तो 1 और मैंने लिखा 3, देन B यहाँ पर कॉमन है, तो 3 का 3 से मैच कराएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन कॉलम है। 3 को 3 देखा तो 3 ये अगेन कहाँ जा रहा है, A पे जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने A का 2 लिया, 2 जो है कहाँ पे जा रहा है, B के पास 5, 5 जो है अब यहाँ अगली टेबल में हम देखें 5 कहाँ पे जा रहा है, दैट इज B, अगेन आई गॉट दिस। तो आप देख रहे हैं कि R मैंने लिया था और अगेन जब मैंने इन दोनों टुकड़ों को ज्वाइन किया तो हमें यहाँ पे क्या डेटा मिला, R मिला। तो इस टाइप का जो हमने डिकम्पोजिशन किया, मैंने R1 R2 को जो डिकम्पोज किया, दैट इज अ करेक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड लॉसलेस डिकम्पोजिशन। अब इसी एग्जाम्पल का मैं एक दूसरा पार्ट लेती हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे R1 जो लिया है वो AB लिया, और जो मैंने यहाँ पर R2 लिया वो केवल C लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लॉसी कैसे कहलाएगा। यहाँ पे अगेन मैं डेटा ले रही हूँ A B, ये है आपका 1 एंड 2, B जो है वो है 3 एंड 5, और आपका जो C का डेटा है वो है A एंड B, दैट मीन्स C जो है यहाँ पे A एंड B है। अब देखिए मैं इसे ज्वाइन करने जा रही हूँ, आई डोंट हैव एनी कॉमन कॉलम बिटवीन R1 एंड R2। तो अब यहाँ पर मैंने तो क्या करा, दोनों में से जो कॉमन डेटा था उसको मैच करा लिया कि भाई यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे भी 3 के सामने क्या डेटा लिखा वो लिख दिया। बट यहाँ पे मेरे साथ क्या है, अब ये एक R1 का पहला रिकॉर्ड यहाँ से उठेगा और यहाँ पे R2 के पहले रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड वाले से भी होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्वाइनिंग कंडीशन ही नहीं। अगर आप सबको रिमेंबर हो तो मैंने SQL में ज्वाइन क्वेरी पढ़ाया था। जब मैं ज्वाइन क्वेरी में कंडीशन नहीं लगा रही थी तो दोनों टेबल का डेटा मल्टीप्लाई होके उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ गए, दैट मीन्स 14 into 4 होके 56 रिकॉर्ड आ रहा था। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड्स है, तो यू कैन से डायरेक्टली 2 into 2 इज नथिंग बट 4 आना चाहिए। देखते हैं इसी तरह से सेकेंड रिकॉर्ड इसका उठेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा। तो अब आप नई टेबल एक बनाओगे तो उसमें देखिए डेटा कैसा आएगा, A B C। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 3 A, again 1 3 B, and again I will write here 2 5 and then A and then 2 5 and B। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स आ गए। तो आप यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, पहली और दूसरी टेबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो 10 रुपए लेके आया था और मुझे 20 रुपए मिल गए, तो कितने अच्छी बात है, पैसे तो बढ़ गए। नहीं, दिस इज कॉल्ड द डेटा लॉस हुआ आपका। तो दिस टाइप ऑफ कंपोजिशन इज कॉल्ड द लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक। क्योंकि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड था, अगर मेरे को 4 रिकॉर्ड मिल गया ये तो गेनिंग हुआ, और गेनिंग लॉस नहीं हुआ। आपके दिमाग में होगा लॉस क्या होगा कि यहाँ 2 रिकॉर्ड है तो एक आ जाए मल्टीप्लाई करके। नहीं, आइदर यू आर गेटिंग द एक्स्ट्रा रिकॉर्ड। अब देखो एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास 1 3 A है, तो यानी कि क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ये वाला बीच के 2 रिकॉर्ड्स मुझे एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। 1 3 A करेक्ट था, 2 5 B भी करेक्ट था। एक्स्ट्रा रिकॉर्ड क्या है, मिडिल के ये 2 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आ गए। अगर आपका डेटा एक्स्ट्रा आ रहा है तो भी लॉसी है, लेस आ रहा है तो भी लॉसी है। कुछ ऐसा हमने ब्रेकअप किया कि यहाँ 2 रिकॉर्ड थे और केवल एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो भी आपका वो डेटा लॉस हुआ। तो आप ये मत सोचना कि लॉस का मतलब है, जो एक हमारे माइंड में पिक्चर बनी हुई है, लॉस का मतलब लेस हो जाना। यहाँ पे हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं कि 10 का 5 हो जाए या 5 का 20 हो जाए, ऐसा नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओरिजिनलिटी की, कि हमारे पास अगर 2 रिकॉर्ड थे,
डीकम्पोजिशन के बाद अगर हम अगेन उसे ज्वाइन करते हैं और सेम एग्जैक्ट डेटा मिलता है तो हम उसे बोलते हैं लॉसलेस। यानी जो डेटा था वही डेटा मेरे को मिल रहा है तो हम उसे बोलेंगे लॉसलेस। अगर वो डेटा नहीं मिल रहा है बल्कि डिफरेंट डेटा मिल रहा है, आई मीन समथिंग यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा डेटा, आई मीन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिसका रिकॉर्ड हमारी ओरिजिनल टेबल में नहीं था, यहाँ पे ये 2 रिकॉर्ड्स एक्स्ट्रा है। या समटाइम्स यू गेट, मान लीजिए ये वाला भी रिकॉर्ड नहीं आया, केवल लास्ट वाला आ गया, तो भी आपका लॉस हुआ क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो अगर किसी भी तरीके से आपका ज़्यादा या कम आता है तो वो कहलाएगा लॉसी। लॉसी डिस्कम्पोजिशन, दैट मीन नाम से ही लग रहा है कि लॉस हो गया। लॉसलेस का मतलब जहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हुआ, जो था वही है, दैट इज कॉल्ड द लॉसलेस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉसलेस एंड लॉसी। अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगी। अब जैसे यहाँ पे टेबल देख के इसको ब्रेक करना, ज्वाइन करना, इट्स वेरी हैक्टिक, आई मीन इट्स स्मॉल डेटा तो यू कैन डू, बट अगर यही बिग है, हमारे पास डेटा ज़्यादा डेटा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं 2 मैथड आपको बताऊंगी। वॉट एवर मैथड यू प्रिफर, आप उसमें से किसी एक को भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए, सबसे पहला जो रूल मैं लिखने जा रही हूँ, या ओके आई विल ओपन दिस हियर इफ रूल इज गिवन हियर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और लॉसी को देखिए यहाँ पे केयरलेस डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। ये रहा कंडीशन है, डिटर्मिन वेदर द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस और लॉसी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो होगी वो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ आपको। पहला क्या है कि सपोज अगर आपने यहाँ पे R लिया था और R को मैंने R1 एंड R2, मैं ये 2 ही एग्जाम्पल ले रही हूँ कि R1 एंड R2 में ब्रेक किया, तो अगर मैंने यहाँ पे R1 यूनियन R2 किया, पहली कंडीशन जो है, इसकी 3 कंडीशंस हैं चेक करने के लिए। अगर ये R आ जाता है तो हम ये कहेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, जस्ट नाउ वी हैव सीन हियर। नाउ द सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, हम किसका इंटरसेक्शन निकालें, R1 एंड R2 का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 5, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया था R1 में AB लिया था एंड R2 में मैंने लिया था BC। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आप देखेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 में जो वैल्यू आ रही थी मेरी, वो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये AB है और ये BC है, दोनों में कॉमन क्या है, B है। तो आप देख रहे हैं कि एक एट्रीब्यूट आ रहा है, एक एट्रीब्यूट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नल नहीं है। अगर ये ज्वाइनिंग कंडीशन प्रॉपर होगी, क्योंकि ज्वाइन कंडीशन के लिए हमारे पास 2 टेबल के बीच में कम से कम एक कॉमन कॉलम होना जरूरी है, प्रैक्टिकली आप देख चुके हैं ज्वाइन क्वेरी में। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप देखते हैं कि वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है एंड मल्टीपल रिकॉर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट दैट। तो यहाँ पे देखिए B कॉमन है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर R1 इंटरसेक्शन R2 का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं और अगर वो 5 के बराबर नहीं है, सेकेंड कंडीशन ये कहता है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है कि अगर हम R1 इंटरसेक्शन R2 अगर हम लेते हैं और ये क्या है, ये इक्वल टू होगा कि सुपर की ऑफ R1 हो सकता है, किसी एक टेबल का ये सुपर की होना चाहिए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होना चाहिए वो किसी एक टेबल का सुपर की होना चाहिए, R1 या R2, सुपर की ऑफ R2। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और करके, या तो R1 का सुपर की होगा या फिर वो R2 का। अब लेट्स चेक दिस वन। यहाँ पे देखिए B आया इंटरसेक्शन में, तो आप देखिए पहली टेबल में मैंने लिया है R1 का जो एट्रीब्यूट्स है वो AB है और R2 का एट्रीब्यूट्स यहाँ पर BC है। अभी मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो आई कैन से यहाँ पर मान लीजिए मैंने बना दिया A टेंस टू B और यहाँ पे मान लीजिए B टेंस टू C। तो आप देख रहे हैं कि B की मदद से आप C को डेराइव कर पा रहे हैं। यहाँ पे नहीं भी गिवन है तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं पहले जो भी लिखा है। यहाँ पे B इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी और C जो है उसके ऊपर डिपेंड है, यानी B की वैल्यू आपको पता है तो आप C डेराइव कर सकते हैं। और जब C B की मदद ले रहे हैं तो B क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका एक की हो जाएगा। वो की क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हो कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की ही आपकी सुपर की भी हो सकती है, मिनिमम सुपर की आपकी कैंडिडेट की ही होती है और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो इस वाली टेबल में B जो है एक सुपर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर देखो A अगर आपको पता है B मिल रहा है तो यहाँ B जो है सुपर की नहीं है, बट इस वाली टेबल में B जो है एक सुपर की है। तो आप कह सकते हो कि इन तीनों कंडीशन में ये वाली चीज़ सही हो जाएगी, दैट मीन। तो आप देख रहे हो कि जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। क्यों? क्योंकि R1 यूनियन R2 जो आ रहा था इस वाले एग्जाम्पल के लिए वो R आ रहा था, अभी आपने देखा ही था। देन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो आप देख रहे हैं कि कॉमन एट्रीब्यूट B आया, आई मीन वो नल नहीं है, तो यानी ये भी सही हो गया।
तीसरी कंडीशन मैंने क्या बोला, इनका इंटरसेक्शन निकाले तो किसी एक टेबल का वो सुपर की होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो बी आया था कॉमन, वो किस टेबल का सुपर की था, सेकंड वाली टेबल का वो सुपर की था। तो यहाँ पर ये है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या टेबल हो गई, ये हो गया लॉसलेस, क्योंकि डेटा लॉस नहीं है। तो आप इन तीन फॉर्मूले को लगा के अगर आप देखते हैं कि तीनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम कहेंगे द गिवन टेबल इज ए लॉसलेस कंडीशन या लॉसलेस डिकम्पोजिशन है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फेल हो गया तो आप ये कहोगे ये लॉसी है। So let's do some more examples based on the lossless and lossy. Based on these three formula, I will solve this problem by two methods. Okay, मैंने अभी आपको ये तीन कंडीशन की मदद से बताई। अभी कुछ क्वेश्चन और भी मैं दूसरे फॉर्मूला भी आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे यहाँ पे। पहले इसी की मदद से देख लेते हैं वन बाई वन करके, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एग्जाम में जो भी अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, ऑलरेडी मैंने बता दिया कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम गिवन है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, कंसीडर अ रिलेशन, कुछ ऐसे एग्जाम में आएगा। कंसीडर अ रिलेशन आई मीन आर जो गिवन है ABCD, यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट है विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंड्स टू B एंड C टेंड्स टू D। दैट मीन्स यहाँ पर R जो है आपको गिवन है, उसके साथ फंक्शनल डिपेंडेंसी AB है और C टेंड्स टू D, ये हमारे पास गिवन है। डिटरमिन वेदर द डिकम्पोजिशन ऑफ R इनटू R1, यानी कि R1 हमारे पास गिवन है AB है और R2 जो हमारे पास गिवन है वो CD है, यानी इसको दो टेबल में ब्रेक किया है, इज अ लॉसलेस और लॉसी। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों टेबल में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे R1 यूनियन R2 अगर मैं करूँ तो क्या ये R आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ABCD, यस ये चारों आ रहे हैं। तो आप पहली कंडीशन को देख के जज नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 ही एट्रीब्यूट है R के। तो आप देख रहे हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू R आ गया, तो यहाँ पे नहीं हम कह सकते, इसको देख के पता नहीं चला। नाउ आई विल टेक द सेकंड कंडीशन दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो हमने इसका इंटरसेक्शन निकाला तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बल्कि 5 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 आ गया। अब तीसरी कंडीशन में चेक ही नहीं करूंगी, कारण क्या है, जब सेकंड पे ही फेल हो गया तो तीसरी की जरूरत ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये गिवन प्रॉब्लम क्या है, लॉसी है, लॉसलेस नहीं हो सकता है। तो ये तरीका है। अब देखिए इसी का मैं यहाँ पे दूसरा मेथड आपको बताती हूँ। इसको हम, ये एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया ना, अब यहाँ पे दूसरा मेथड भी है, कैसे हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल के लिए आप यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बता रही हूँ मैं कि टेबल कैसे करेंगे। बहुत जगह आप देखोगे इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ओके आई विल ड्रॉ द वन टेबल। इसकी मदद से आपको 3 कंडीशन भी चेक नहीं करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं 4 एट्रीब्यूट है R के, तो मैंने लिख लिया ABCD एंड देन यहाँ पर मैंने 2 पार्टीशन इसके करे, ये हो गया R1 का और ये रहा R2 का। आई मीन 2 डिकम्पोजिशन है R1 एंड R2। आप देख सकते हैं कि R1 क्या क्या एट्रीब्यूट को रख रहा है AB। आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ले लिया अल्फा, आप कोई भी सिंबल ले लीजिए, X ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, Y ले लीजिए, Z ले लीजिए। I took here अल्फा, जनरली आप बुक में भी देखोगे अल्फा ही लिया है। आप बीटा ले लो, कुछ भी ले लो, एक एलिमेंट वहां पे इंसर्ट करना है ताकि आपको पता चले कि R1 में ये 2 एट्रीब्यूट है, R2 में कौन कौन से हैं, C एंड D। तो मैंने उनके नाम के सामने यहाँ अल्फा लिख दिया। आई एम नॉट टेकिंग द डिफरेंट, सम बुक्स में वो क्या अलग अलग सिंबल भी लेते हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने सब जगह अल्फा इंसर्ट कर दिया। R2 में C एंड D था तो अल्फा ले लिया, R1 में AB था तो उन दोनों के नीचे मैंने अल्फा लिख दिया। अब यहाँ पे बाकी सब क्या है, हमारे पास ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना दे रही हूँ। ये सारे हमारे पास ये डेटा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अब हमारे को नेक्स्ट काम क्या करना है। हमारे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंड्स टू B है और दूसरा है C टेंड्स टू D। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ऐसा कौन सा कॉलम है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलम, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूं, ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें अल्फा पूरी जगह रखा हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ अल्फा तो है बट नीचे कुछ भी नहीं है, कीचड़ पिचड़ है, आई मीन कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ है। ये भी खाली पड़ा हुआ है डेटा,
यहाँ पे भी खाली है। हम अब ऐसे कॉलम को ढूंढेंगे जहां पर अल्फा दोनों जगह प्रेजेंट हो, बट ना तो ए में ऐसा कोई दिख रहा है, ना बी में, ना ही सी में, ना ही डी में। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ए को उठाऊं, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी ए है, हम लेफ्ट को ही लेंगे, राइट को नहीं कंसीडर करेंगे। ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये कहाँ से आवाज आ रही है? हद करते हो भाई तुम लोग। ना यहाँ पे क्या है कि ए हमने ले लिया, ए टेंस टू बी है। अगर ए का हम यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं तो यहाँ पर ए को अगर मैं लेफ्ट ए वाले कॉलम के पास में गई और देखा कि क्या ए में सभी जगह अल्फा है, तो आपने देखा कि R1 के सामने तो अल्फा है बट R2 के सामने खाली पड़ा है। इसका मतलब है कि हम इस पे काम नहीं कर सकते थे, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई रोल नहीं आया ना। अब हम यहाँ पे इस दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाएंगे और सी को चेक करेंगे। सी को हम देखेंगे तो सी के पास गए तो इसका यहाँ वाला तो ब्लैंक पड़ा हुआ है बट नीचे भरा हुआ है। हम ऐसे कॉलम को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे, और किसके लिए ढूंढेंगे? जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, ऐसे नहीं कि सबके लिए चेक करेंगे। हम सी के पास गए, सी का देखा कि यहाँ पे भी अल्फा दोनों जगह नहीं है, तो लीव दैट, इसके लिए भी हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो हमने अभी इस वाले प्रॉब्लम में कुछ नहीं काम किया, तो हम ये कहेंगे बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी अल्फा हियर, यहाँ पर हमें कोई अल्फा मिला ही नहीं जो दोनों जगह। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक ऐसा बना देती हूँ, ओहो पूरा ही रफ हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर पूरा हमारे पास कुछ ऐसा था, ए बी सी एंड डी ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये था हमारा अल्फा, ये भी अल्फा था, और नीचे वाले में ये अल्फा था और ये अल्फा था, सी एंड डी अल्फा था हमारे पास। तो आप देख रहे थे कि ये खाली है और ये भी खाली है। अगर यहाँ पे भी मान लीजिए अल्फा होता, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अल्फा होता, तो आप देखते कि अगर सी के लिए दोनों डेटा यहाँ पे फिल होता तो हम डी में जो भी, क्योंकि सी टेंस टू डी है, अगर सी डी को डेराइव कर रहा है तो यहाँ पर अल्फा था पर यहाँ नहीं, तो हम ऑटोमेटिक इसको अल्फा से फिल कर देते। और जब हम इसको ऑटोमेटिक अल्फा से फिल करते तो हमारे पास ये R1 में कंप्लीट अल्फा आ जाता, हर जगह अल्फा आता। R1 इज हैविंग कंप्लीट अल्फा, तो हम इसे बोलते लॉसलेस। बट इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि कहीं पे अल्फा आया ही नहीं, ये भी खाली था। जब ये खाली था तो इसको हम भर ही नहीं सकते, तो हम यारे पास ये जो प्रॉब्लम आया था वो लॉसी था। प्रीवियस मेथड से भी मैंने इस प्रॉब्लम को लॉसी प्रूफ किया था और इस मेथड से भी लॉसी ही प्रूफ किया था। लेट्स टेक वन अनदर प्रॉब्लम जिसमें लॉसलेस आए, तो अगेन आप उसको भी मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ। ये डेटा मैंने जो शीट में यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर रखा है। की प्रॉब्लम है क्या इसमें? हाँ, इसी को सॉल्व किया उन्होंने डिटेल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर नहीं है तो आई विल डू माई सेल्फ। लेट्स टेक यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज R is given here A B C D and F यहाँ पर जो given है वो आपका A tends to B and A tends to C and C tends to D, ये given है हमारे पास। तो अब यहाँ पे R1 भी given है A B C and R2 given है C D। तो हमारे पास ये गिवन है और पूछ रहा है कि ये लॉसलेस है या लॉसी है। तो हम यहाँ पे देखिए, अभी जो मैं आपको बता रही थी
टेबल वाला मेथड, आई विल डू दैट वन, क्योंकि वो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। 4 है तो पहले तो मैं 5 कॉलम बनाऊंगी, एक एम्प्टी रहता है, दैट इज ए बी सी डी। 2 डिकम्पोजिशन है तो मैं यहाँ पे 2 रो बनाऊंगी, R1 एंड R2। R1 में जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अल्फा 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 ABC के सामने, एंड R2 में C एंड D एट्रीब्यूट है, तो दैट मीन्स मैंने यहाँ अल्फा डाला और यहाँ पे अल्फा डाला। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है, C के पास 2 डेटा है, 2 अल्फा है, आई मीन जितनी रोज है उतने अल्फा है उसके पास। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाऊंगी मैं। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाया तो मैंने देखा यहाँ पे लेफ्ट में A है, A के पास गए, A के पास देखा कि एक ही अल्फा है, दूसरे वाला खाली है, तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे लिए बेकार है। अगेन ये टेंड्स टू C है, ये भी क्योंकि A के पास अल्फा है ही नहीं दोनों जगह, तो राइट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं। देन गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ C टेंड्स टू D। C के पास गए तो देखा यस दोनों जगह इसके पास अल्फा है, तो आप खुश हो जाइए यहाँ पे। नाउ दिस इज द C यहाँ पे, अब इसके पास दोनों जगह अल्फा है, तो ये C किसे डेराइव कर रहा है, D को। जब C ने D को डेराइव किया तो एक जगह अल्फा है दूसरी जगह नहीं, तो आप फिल कर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे एक और रो है, तो आप जितनी जगह आपको रिक्वायरमेंट है, ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी C टेंड्स टू D, क्योंकि C इज हैविंग ऑल प्लेस अल्फा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको D को भी अल्फा बनाना ही पड़ेगा। जब आपने D को अल्फा बना दिया सब जगह जहां जहां नहीं था D के पास, तो आप देखिए R1 में क्या है, चारों जगह अल्फा मिल गए, आई मीन उसका रो कंप्लीट हो गया, कहीं पे भी एम्प्टी नहीं है। देन आप इसे कहोगे ये लॉसलेस है। दिस वन इज द लॉसलेस डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें हमारा R1 जो है वो कंप्लीट हो गया, बट R2 को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट 1 रो कंप्लीट होना चाहिए। 2 है तो 2 में से कोई एक, 3 है तो भी एक रो भी कंप्लीट हुआ तो भी हम कहेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज हो उससे हमें मतलब नहीं, एटलीस्ट अगर एक रो में सारी जगह अल्फा फिल हो गया तो हम कहेंगे वो लॉसलेस है। अगर नहीं फिल हो पाता है अल्फा हर जगह तो हम उसे बोलेंगे लॉसी। तो इन दिस प्रॉब्लम आपने इस मेथड से देखा। अभी मैं इसका यहाँ पे दूसरा मेथड भी बताती हूँ जो थ्योरेटिकली मैंने आपको प्रूव किया था 3 रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लेना था, पहला रूल क्या था, R1 यूनियन R2 इक्वल टू क्या आना चाहिए R। तो यहाँ पे R1 में क्या है आप देखिए ABC है, और R2 में क्या है CD है, तो यानी कि कॉमन है, तो यानी कि R में क्या आ गया आपका ABCD, यानी कि इसका फर्स्ट रूल तो ओबे कर रहा है, ठीक है जी। सेकेंड रूल क्या कहता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन निकाला तो C कॉमन है दोनों में, तो C आ गया जो कि खाली नहीं है, आई मीन नल नहीं आया। ये सेकेंड रूल भी इसका सही है। थर्ड रूल क्या कहता है, इनका जो इंटरसेक्शन हो वो किसी ना किसी का सुपर की हो। तो आप देख रहे हैं इसका इंटरसेक्शन जो C आया था वो किसका सुपर की है, R2 का। देखिए C जो है D को डेराइव कर रहा है, और आप यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी देख भी सकते हैं, C टेंड्स टू D यहाँ पर है, इसका मतलब C इज एक्टिंग एज अ सुपर की फॉर दिस, आई मीन C की मदद से आप D को डेराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे C जो है वो सुपर की किसका है, R2 का है। तो आप देख रहे हैं कि इसके तीनों कंडीशंस जस्टिफाई हो गए इस वाले प्रॉब्लम में, तो भी आप कहेंगे ये लॉसलेस है। तो वॉट एवर मैथड यू वांट्स टू डू फॉर टू चेक दैट द लॉसी और लॉसलेस यू कैन डू। तो मेरे को वो जो अभी टेबल वाला मेथड वो ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ, बट आपको जो अच्छा लगे आप करो, बिकॉज आई टोल्ड बोथ द मैथड्स, यू कैन डू एनी मैथड। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, आई विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स ताकि आपको कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे आई रेज दिस, लेट्स डू सम बिगर प्रॉब्लम। यहाँ पर R गिवन है, ABCDE गिवन है, एंड F में जो वैल्यूज गिवन है वो है AB टेंस टू CD, कॉमा A टेंस टू E एंड C टेंस टू D, ये है यहाँ पर। एंड यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन है R1 ABC है, R2 BCD है, एंड R3 जो है वो है CDE है। अब देखिए इसको अगर मैं रूल नंबर 1 से करती तो क्या करते, यहाँ पे जो हमें इंटरसेक्शन निकालना है R1 यूनियन R2 यूनियन R3, इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। तो हम क्या करेंगे, 3 का यूनियन एक साथ तो नहीं निकाल सकते ना, तो पहले मैं R1 और R2 का यूनियन करूंगी, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको R3 के साथ करूंगी। इसी तरह से चाहे आप R2 R3 का यूनियन लीजिए और फिर उसे R1 के साथ कर लीजिए,
दो दो का एक साथ करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन, तो फिर उसको यहाँ पे पेयरिंग करके, तो आई विल डू द हियर द दिस वन टेबल वाला मेथड करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि वो जो है छोटे क्वेश्चन के लिए तो ठीक है चेक करना, बट अगर बड़ा क्वेश्चन है ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कुछ नहीं है, और इसमें टेबल बनाने में वक्त नहीं लगता, आपको 2 मिनट का टाइम लगता है और डेटा आपका रेडी हो जाता है। ये आ गया A B C D E, और हमारे पास 3 टेबल्स हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 3 रो बनाएंगे, R1 R2 R3 के लिए, R1 R2 एंड R3। R1 हमारा AB है तो अल्फा अल्फा अल्फा, एंड R2 जो है BCD दैट इज अल्फा अल्फा अल्फा, R3 जो है CDE दैट मीन्स अल्फा अल्फा एंड अल्फा। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है इसको फिल करने के बाद, सी के पास ही तीनों यहाँ पर अल्फा है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। फिर भी मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को लूंगी और चेक करूंगी, ए बी है यानी इन दोनों को पेयर करो, क्या दोनों कहीं भरे पड़े हैं? नहीं, यहाँ बी खाली है, यहाँ पे ए बी खाली है, यानी ये वाली फंक्शनल हम यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली ए के पास गए, ए भी खाली पड़ा तो इसको भी हम चेक नहीं कर सकते। हम सी टेंस टू डी के पास गए तो देखा सी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, और सी किसे बुला रहा है, किसे डिराइव कर रहा है, आप कह सकते हो सी की मदद से आप किसे कंप्लीट करोगे, दैट इज अ डी वाले कॉलम को आप कंप्लीट करोगे अगर वो भरा हुआ नहीं है। तो डी हमने देखा एक जगह खाली है, तो हम उसको यहाँ पर, चलो मैं चाहे वाई से लिख देती हूँ, लेकिन आप अल्फा ही लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे भी अल्फा बना दिया। अब यहाँ पे अल्फा बनाने के बाद आपने देखा कि डी तो हमने भर दिया, क्योंकि सी जो है डी को डिराइव कर रहा है, बट सी जो है ई को डिराइव नहीं कर रहा है। अगर ई को डिराइव कर रहा होता तो मैं ई में भी जाके अल्फा भरती, लेकिन यहाँ तो कर ही नहीं रहा। अब मेरे को यहाँ पे डी में अल्फा डालने के बाद भी आप देख रहे हो ना तो R1 कंप्लीट है, ना R2 कंप्लीट है, ना ही R3। आई मीन R1 में भी एक एम्प्टी बॉक्स बच रहा है, जबकि R2 में 2 और R3 में भी 2 बच रहे हैं। तो ड्यू टू दिस एम्प्टीनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रो इट इज अ लॉसी। एक लाइन में हम बोल देंगे इट इज अ लॉसी, कि ये लॉसी डेटा है या लॉसी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इसमें डेटा लॉस हो रहा है, आपको कहीं पे भी फिल नहीं है। अगर ई में भी यहाँ पे अल्फा होता तब हम इसे कह देते ये लॉसलेस है। तो दिस एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉसी, नॉट द लॉसलेस। मैडम बच्चे तो कम हैं। पुष्पा जी नमस्कार। सर कुछ बच्चे मेरे गूगल पे भी ज्वाइन है सर। अच्छा अच्छा, मैं 1 सेकंड आपको दिखा रही हूँ सर, 2 सेकंड रुकिए।